हाँ जी दोस्तों, आइए दोबारा से स्टार्ट करें, नया टॉपिक स्टार्ट करें। लेकिन नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें सेक्शन 4 दोबारा पढ़ना होगा, दोबारा पढ़ना चाहिए हमें। सेक्शन नंबर 4 को एक बार दोबारा पढ़ते हैं, देखते हैं सेक्शन 4 हमें क्या बता रहा था इनकम टैक्स का। ये हमारा चार्जिंग सेक्शन है। ये सेक्शन हमें पावर देता है, दैट इज गवर्नमेंट को पावर देता है टैक्स चार्ज करने की। सेक्शन 4 दोबारा पढ़ते हैं। इन इंडिया इनकम टैक्स इज पेबल बाय एवरी पर्सन। तो हम लोग पिछली दो क्लिपिंग्स में ये सीख चुके हैं कि इंडिया का मतलब क्या है, फिर हमने ये सीखा था कि पर्सन का मतलब क्या है। इंडिया में हर पर्सन ने टैक्स पे करना है, लेकिन वो टैक्स किस चीज़ के ऊपर पे करेगा? टैक्स पे करेगा ऑन हिज टोटल इनकम। दैट मीन्स अब इस रिकॉर्डिंग में हम लोग सीखने वाले हैं कि टोटल इनकम क्या होता है। आएंगे बेटा, पेज नंबर 9 हमारे पास है। बुक्स आप सबके हाथ में है, बुक्स में पेज नंबर 9 है। पेज नंबर 9 पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम के लिए हमारे पास सेक्शन कौन सा है? ग्रॉस टोटल इनकम के लिए हमारे पास सेक्शन है सेक्शन नंबर 14। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आइए बच्चे, बी वेरी वेरी केयरफुल। ग्रॉस टोटल इनकम मीन्स द एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल कंबाइंड, सबको ऐड कर देना, सम टोटल कंबाइंड कर देना। एग्रीगेट ऑफ इनकम अंडर ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम। दोस्तों, हमारे देश में हम जितनी भी प्रकार की इनकम कमा सकते हैं, सभी इनकम्स को हमारी सरकार ने 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। और ये जो 5 कैटेगरीज हैं, इन 5 कैटेगरीज को हम लोग बोलते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम्स। ये 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? ये 5 हेड्स कौन कौन से हैं? इन 5 हेड्स में हम लोग कौन कौन सी इनकम्स को शामिल करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहली चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़। पहला हम लोग सीखेंगे सोर्स ऑफ इनकम क्या है, दूसरा सीखेंगे नेम ऑफ इनकम क्या है, तीसरा सोचेंगे टैक्सेबल एज, दैट मीन्स कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा। हेड कौन सा हेड होगा, वो हेड हम लोग यहाँ तीसरे पॉइंट के अंदर लिखेंगे। सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों, आप इसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स, मदर, फादर या दोनों कहीं पर नौकरी करते होंगे। मेरे बेटा, नौकरी करके जो इनकम आती है उस इनकम को हम लोग बोलते हैं सैलरी। तो इनकम कमाने का सोर्स क्या है? इनकम कमाने का सोर्स है नौकरी करना, जॉब, नौकरी करना, डूइंग अ जॉब। नौकरी करके हम कौन सी इनकम कमा सकते हैं? नौकरी करके हम सैलरी कमाते हैं, नौकरी करके हम बोनस कमाते हैं, नौकरी करके हमें टारगेट्स अचीव करने पे कमीशन मिलती है, नौकरी करके हमें अलाउंसेस मिलते हैं, नौकरी करके हमें फैसिलिटीज मिलती हैं और फैसिलिटीज को कहा जाता है परक्विजिट्स। इन सब चीज़ों को हम लोग अर्न करते हैं नौकरी करके। और ये सारी इनकम्स टैक्सेबल होती हैं, और टैक्सेबल करने के लिए चैप्टर या हेड का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो हमारे पास पहला हेड क्या है? हमारे पास पहला चैप्टर कौन सा है? पहला हेड, पहला चैप्टर हमारे पास है सैलरी का। दोस्तों, सैलरी इस तनख्वाह, बोनस हमें पता है, कमीशन हमें पता है, अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स की बात करता हूं। लेट अस अज्यूम मैंने अपने एक स्टाफ मेंबर को, मैंने अपने एक पीएन को अपने ऑफिस से किसी दूसरी जगह पे भेजा ऑफिस के काम को निपटाने के लिए, ऑफिस के काम को कंप्लीट करने के लिए। या फिर ये जो क्लासेस हमारे यहाँ पे चल रही हैं, मेरा ऑफिस इस समय यहाँ पे नॉर्थ कैंपस के पास में है। आप लोगों ने सबने एसआरसी कॉलेज ज़रूर देखा होगा, खालसा कॉलेज ज़रूर देखा होगा। एसआरसीसी कॉलेज, खालसा कॉलेज के बिल्कुल पास में मेरा अपना कोचिंग सेंटर है विद द नेम कॉल्ड ज्ञान गुरुकुल। ये नॉर्थ कैंपस में आता है। लेट अस अज्यूम
मैंने अपनी इन वीडियो क्लासेस की प्रमोशन करने के लिए अपने एक स्टाफ मेंबर को नॉर्थ कैंपस से साउथ कैंपस की तरफ भेजा। मोती बाग साउथ कैंपस की तरफ मैंने उसको भेजा। अब अगर वो जाता है बस में तो किराया खर्च होगा, अगर वो जाता है मेट्रो धोरा कुआं पे जाएगा, धोरा कुआं से फिर आगे वो पैदल चला जाएगा तो भी मेट्रो पे जाएगा तो मेट्रो का किराया खर्च होगा, ऑटो पे टैक्सी पे जाएगा तो भी पैसा चाहिए होगा, किराए का पैसा चाहिए होगा। जरा सोचो सोचो सोचो, मैं उसको अपने ऑफिस के काम से अपने वीडियो लेक्चर्स की प्रमोशन के लिए मैं उसको भेज रहा हूं, तो क्या वो किराए का पैसा अपनी पॉकेट से खर्च करेगा? ना मुन्ना ना, कोई भी नहीं करेगा। कोई भी एम्प्लॉय इतना अच्छा नहीं होता कि वो अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करे और पैसा खुद अपनी जेब से खर्च करे। सो एज एन एम्प्लॉयर मैं अपने एम्प्लॉय को कुछ पैसे पे करूंगा। मान लीजिए मैंने अपने एम्प्लॉय को 500 रुपये दिए और मैंने उसको कहा ऑटो पे जाना, ऑटो पे आना, ओला कैब बुक करवा लो, ओला कैब पे जाना, ओला कैब पे वापस आना, ये लो 500 रुपये ले लो। अब जरा सोचो, क्या ये 500 रुपये मैं उसकी सैलरी में से कट कर लूंगा या उसकी सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा पेमेंट है? मेरे बेटा, ये उसकी सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा पेमेंट है। ऐसी सभी एक्स्ट्रा पेमेंट जो सैलरी के अलावा की जाती हैं, इन सभी एक्स्ट्रा पेमेंट्स को हम लोग बोलते हैं अलाउंसेस। दीज आर कॉल्ड अलाउंसेस। अब आप सोचेंगे साहब ये क्या टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? तो बेटा ध्यान देना, अलाउंसेस टैक्सेबल होंगे या अलाउंसेस टैक्सेबल नहीं होंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि अलाउंसेस किस काम के लिए दिए गए थे। अगर अलाउंसेस दिए गए थे पर्सनल काम के लिए तो टैक्सेबल हो जाएगा, अगर अलाउंसेस दिए गए थे ऑफिस के काम के लिए तो टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने 500 रुपये दिए थे ऑफिस के काम के लिए, तो ये 500 रुपये का पैसा टैक्सेबल नहीं होगा। मान लीजिए मैंने अगले दिन अपने एम्प्लॉय को फिर से कहा कि साहब जाओ साउथ कैंपस में जाओ वीडियो क्लासेस की प्रमोशन करने के लिए, और मैंने कहा ये ले भाई मेरी कार की चाबी पकड़, कार लेके चला जा, ये ले मेरी कार की चाबी पकड़, कार लेके चला जा। अब बताओ, क्या मैंने अपने किसी एम्प्लॉय को कैश रोकड़ा दिया या मैंने कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी? सोचो सोचो सोचो। हाँ, मैंने अब अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। मेरे बेटा, इस प्रकार की जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, इन सभी फैसिलिटीज को टेक्निकल भाषा में हम लोग बोलते हैं परक्विजिट्स। परक्विजिट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए मकान दे दिया, वो भी परक्विजिट्स में है। आपको पता होना चाहिए आजकल कॉर्पोरेट्स और मल्टीनेशनल्स के अंदर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लंच फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ब्रेकफास्ट और डिनर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस के लिए फी पिक एंड ड्रॉप प्रोवाइड किया जाता है। आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को लैपटॉप प्रोवाइड करती है काम करने के लिए। इन सारी चीजों को हम लोग बोलेंगे परक्विजिट्स। सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, ये सब कुछ टैक्सेबल होगा। कौन से चैप्टर में टैक्सेबल करेंगे? इन द चैप्टर ऑफ सैलरी। हेड कौन सा होगा? हेड ऑफ सैलरी। दोस्तों, इसके बाद हमारे पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम आता है, बिल्डिंग। अगर आप किसी बिल्डिंग के मालिक हैं, अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग के ओनर हैं, तो बिल्डिंग की ओनरशिप की वजह से आपको जो इनकम आती है वो इनकम है रेंट। तो बिल्डिंग की ओनरशिप की वजह से रेंटल इनकम जो आप कमाते हैं, उस रेंटल इनकम को टैक्सेबल करने का हेड कौन सा होगा? वो हेड होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसी प्रकार से आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स, मदर, फादर दोनों कोई बिजनेस करते होंगे। बिजनेस करके आपके पेरेंट्स कमाते होंगे प्रॉफिट, या हो सकता है आपके पेरेंट्स का कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी का काम हो। प्रोफेशनल एक्टिविटी जैसे मे बी आपके फादर या मदर या शायद दोनों डॉक्टर हैं और अपनी प्रैक्टिस करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इंजीनियर हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं।
तो इस प्रकार के जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी जो प्रोफेशनल एक्टिविटी है वहाँ से वो कमाते हैं फीस। तो बेटा ध्यान देना, प्रॉफिट का पैसा, फीस का पैसा, ये सब कुछ टैक्सेबल होगा। और हेड क्या करेंगे इसका? हेड होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो डॉक्टर्स की इनकम, लॉयर्स की इनकम, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की इनकम, इंजीनियर्स की इनकम या किसी प्रकार के कोई नॉर्मल बिजनेसमैन की इनकम को कौन से हेड में टैक्सेबल करेंगे? हेड होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। दोस्तों, इसके बाद मैं आपके साथ एक छोटी सी गेम खेलना चाहूँगा, अ वेरी स्मॉल गेम। चलो चलो चलो, सब पार्टिसिपेट करना, जल्दी जल्दी से सोचना जो मैं बोलता रहूँ आपको। मान लेते हैं आप सबके पास सरप्लस पैसा है 50 लाख रुपए का, प्योर सरप्लस, 100% प्योर सरप्लस मनी यू आर कैरिंग, दैट इज 50 लाख रुपीस। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने ये 50 लाख रुपए कहां कहां पे इस्तेमाल नहीं करना है। आपने इन सब जगहों पे ये पैसा इस्तेमाल नहीं करना है। आपने इस 50 लाख रुपए को यूज़ करके कोई बिजनेस परफॉर्म नहीं करना है, बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है। आपने ये 50 लाख रुपए अपनी पढ़ाई लिखाई पे, अपनी एजुकेशन पे खर्च नहीं करना है। आपने ये 50 लाख रुपए यूज़ करके लग्जरीज में पैसा खर्च नहीं करना है। आपने किसी हॉलिडे पे छुट्टी बिताने के लिए नहीं जाना है। आपने शादी के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना। क्या पता चले 50 लाख रुपए आगे अपनी शादी करूंगा, जी मैं तो शादी करवाऊंगा, नहीं, शादी पे पैसा खर्च नहीं करना। लड़कियों, आप सबको कह रहा हूं, शॉपिंग पे पैसा खर्च नहीं करना है 50 लाख रुपए। मैंने क्या डीबार कर दिया, मैंने क्या रोक दिया? अगर आपके पास सरप्लस है 50 लाख रुपए का तो बिजनेस नहीं करना, एजुकेशन पे पैसा खर्च नहीं करना, लग्जरीज पे पैसा खर्च नहीं करना, छुट्टियों पे घूमने के लिए नहीं जाना, शादी पे पैसा खर्च नहीं करना, शॉपिंग नहीं करना। तो भाई अब सोचो कि 50 लाख में बचेगा तो मैं क्या करूँगा? सोचो सोचो सोचो, अगर आपके पास सरप्लस 50 लाख रुपए हो और ये सब कुछ नहीं करना तो 50 लाख का क्या करोगे? हाँ, अब आपने जब सोचना स्टार्ट किया तो आपने सबसे पहले सोचा होगा कि सर मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा। तो मैं आपसे फिर बोलूंगा कि भाई इन्वेस्ट करोगे तो कहां पे इन्वेस्ट करोगे ये बताओ। हाँ, अब आप ठीक सोच रहे हो। अब आप सोच रहे हो कि सर मैं किसी बैंक में जाके ये पैसे डिपॉजिट कर दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक एफडीज में पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। आप में से किसी ने सोचा होगा कि सर मैं शेयर्स में, डिबेंचर्स में, सिक्योरिटीज़ में ये पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। आप में से ज़रूर किसी ने सोचा होगा कि सर मैं प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा। हाँ, ये भी पॉसिबल है, प्रॉपर्टी में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो। फिर आप में से शायद किसी ने सोचा हो कि साहब इतना पैसा मैं क्या करूँगा, मैं तो डोनेशंस में दे दूँगा, मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, पेट भरा हुआ है, घर पे सब तरह के सुख साधन अवेलेबल हैं, माता पिता ने सब कुछ अवेलेबल करवा दिया है, 50 लाख रुपए का सरप्लस होगा तो मैं गरीबों में बांट दूंगा, दान कर दूंगा। हाँ, दान हो सकता है। एक चीज़ अगर आपने अभी तक नहीं सोची तो भाई सोच लो। मैं आपका एक बड़ा अच्छा दोस्त हूँ, मेरे को ये पैसा गिफ्ट में दे देना, ये पैसा मेरे को गिफ्ट में दे देना, सरप्लस जो आपके पास हो तो गिफ्ट भी हो सकता है। आप में से कोई सोच रहा होगा सर मैं लेंडिंग, उधारी का काम करता हूँ, मैं ब्याज पे पैसा देने का काम करता हूँ, तो ये 50 लाख रुपए की मैं लेंडिंग कर दूंगा। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है, लेंडिंग भी हो सकती है। शायद आप में से किसी ने सोचा हो कि सर मेरे पास अगर इतना पैसा होगा तो मैं ये इसको लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर दूंगा, पैसा ग्रो करता रहेगा, बाद में मेरे को ये पैसा मिल जाएगा, जब मैं मरूंगा तो मेरे घर वालों को मिल जाएगा, मैं नहीं मरा, जिंदा रहा तो मेरे को मिल जाएगा। दोस्तों, if you have a surplus money, you can use that surplus money in any of the following manners। और इसके अलावा और भी तरीके हैं पैसे को इस्तेमाल करने के। लेकिन अब मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूं उससे मेरा ये काम चल जाएगा।
मान लेते हैं कि आपने पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था। प्रॉपर्टी का मतलब जमीन जायदाद में आपने पैसा इन्वेस्ट किया। आपने मकान खरीदा 50 लाख रुपए का। मान लेते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद कभी आपका मन किया, आपने इस मकान को बेच दिया। आपने ये मकान बेचा 70 लाख रुपए का। याद रखना, खरीदा कितने का था? 50 का। आप बेचा कितने का? 70 का। तो जो डिफरेंस है वो 20 लाख रुपए का आपका मुनाफा है, आपका गेन है, आपका प्रॉफिट है। और दोस्तों, एसेट्स को बेच के जब हमें प्रॉफिट मिलता है, एसेट्स को बेच के जब हमें प्रॉफिट मिलता है, तो उस प्रॉफिट को अलग कैटेगरी में रखा जाता है, अलग हेड में रखा जाता है, जिसका नाम होता है कैपिटल गेन्स। आइए बुक में वापस आइए। बुक में लिखते हैं सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? सोर्स ऑफ इनकम होगा सेल और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सेल और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट। एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर करना, एसेट की ओनरशिप को बेचना या किसी दूसरे को दे देना एसेट, और इससे हमारे पास इनकम क्या आ सकती है? हमारे पास इनकम आ सकती है प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट का पैसा टैक्सेबल कौन से चैप्टर में करेंगे? इसे टैक्सेबल करेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। दोस्तों, एसेट्स की ओनरशिप बेचना। अब एसेट्स की ओनरशिप कौन कौन से एसेट्स की बात कर रहे हैं? अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था उसमें प्रॉपर्टी हो सकती है, जमीन जायदाद हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, शेयर्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, और इस प्रकार के और तमाम एसेट्स। एसेट्स को बेच के, एसेट्स की ओनरशिप को ट्रांसफर करके आपको जो मुनाफा आता है या घाटा आता है, उस मुनाफे या घाटे को हम लोग कौन से हेड में कवर करेंगे? उसे हम लोग कवर करेंगे इन द हेड ऑफ कैपिटल गेन्स। दोस्तों, इन सब के अलावा, इन सब के अलावा, किसके अलावा की बात कर रहे हैं? इन सब के अलावा, दैट इज सैलरी के अलावा, हाउस प्रॉपर्टी के अलावा, बिजनेस एंड प्रोफेशन के अलावा, कैपिटल गेन्स के अलावा, ऐसी कोई भी इनकम जो इन 4 हेड्स में कवर नहीं होती है, उसको हम लोग कवर करेंगे इस 5वें हेड के अंदर, जिसका नाम होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है? हमारा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है रेसिड्यूल सोर्स। रेसिड्यूल सोर्स, रेसिड्यूल का मतलब होता है लेफ्ट ओवर, बचा हुआ, बचा कुचा। लेफ्ट ओवर, बचा हुआ, बचा कुचा, उससे बोलते हैं रेसिड्यूल। तो रेसिड्यूल सोर्स हमारे पास है। इसके अंदर कौन कौन सी इनकम हमारे पास आ सकती है? जैसे इंटरेस्ट की इनकम। आपके पास डिबेंचर्स हैं तो डिबेंचर से आप इंटरेस्ट कमाते हैं। इंटरेस्ट के अलावा डिविडेंड्स की इनकम, डिविडेंड्स की इनकम हो सकती है। इंटरेस्ट और डिविडेंड्स के अलावा अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था गिफ्ट, गिफ्ट का पैसा हो सकता है, गिफ्ट का पैसा हो सकता है। इंश्योरेंस का कंपनसेशन आपको मिल जाए तो मैं यहां लिख देता हूं इंश्योरेंस कंपनसेशन। इंश्योरेंस कंपनसेशन का अमाउंट भी हो सकता है। इसके अलावा और अभी हम लोगों ने जो डिस्कशंस करे थे, क्या क्या डिस्कस किया था? जैसे देखो यहाँ पे बैंक एफडी आपने सोचा था, तो बैंक एफडी से मिलने वाला इंटरेस्ट अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। शेयर्स, डिबेंचर, सिक्योरिटी से आने वाला इंटरेस्ट या डिविडेंड अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। गिफ्ट्स अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। मनी लेंडिंग से इंश्योरेंस इंटरेस्ट मिलेगा, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। दोस्तों, ऐसी कोई भी इनकम, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, गेम शोज। गेम शोज, बहुत सारे गेम शोज के बारे में आपको पता है। MTV रोडीज कैन बी द एग्जाम्पल, KBC कैन बी द एग्जाम्पल, और इस प्रकार के जितने भी गेम शोज हैं, इन गेम शो से मिलने वाला पैसा या किसी प्रकार से लॉटरी अगर आपने जीती है
गैम्बलिंग एक्टिविटीज से मिलने वाला पैसा, और इस प्रकार का एटसेट्रा 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 मैं लिख देता हूं, इस प्रकार की सभी प्रकार की इनकम्स टैक्सेबल होंगी। कौन से हेड में टैक्सेबल होंगी? कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो बेटा ध्यान देना, हमारे पास 5 हेड्स बन गए। 5 हेड्स हमारे पास कौन से हैं? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज। मेरे दोस्तों, जब ये पांचों इनकम्स को मिला दोगे, मुट्ठी बना दोगे, तो फिर इस मुट्ठी को हम लोग नाम देंगे ग्रॉस टोटल इनकम, दैट इज GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। सेक्शन नंबर 14 में यही बात लिखी गई थी। ध्यान से पढ़ेगा क्या लिखा गया था। ग्रॉस टोटल इनकम मीन्स द एग्रीगेट ऑफ इनकम अंडर ऑल 5 heads of income. What are the 5 heads of income? Income under the head salary, income under the head house property, income under the head capital gains, income under the head of business and profession, income under the head of other sources. जब आप इन पांचों को मिला दोगे, जोड़ दोगे, तो आपके पास जो टोटल आएगा उसे क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन मेरे बेटा, सेक्शन नंबर 4 एक बार पढ़ते हैं दोबारा से। सेक्शन नंबर 4 ने हमें क्या बताया था? सेक्शन नंबर 4 ने हमें बताया था, इन इंडिया इनकम टैक्स इज पेबल बाय एवरी पर्सन ऑन हिज टोटल इनकम। ध्यान देना, टैक्स जो कैलकुलेट होता है वो टोटल इनकम के ऊपर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल इनकम कुछ अलग चीज होगी और ग्रॉस टोटल इनकम कुछ अलग चीज होगी। हाँ, ऐसा ही है। ग्रॉस टोटल इनकम क्या है वो तो हम लोगों ने सीख लिया। 5 हेड्स की इनकम को ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। लेकिन मेरे बेटा, इस ग्रॉस टोटल इनकम में से हमारी सरकार हमें कुछ डिडक्शंस दे देती है। मैं एक बार जल्दी से आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे 5 इनकम्स का नाम लिख देता हूँ। 5 इनकम कौन कौन सी हैं? सैलरी है। सैलरी के बाद क्या है जी? सैलरी के बाद है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। इसके बाद क्या है जी? इसके बाद है बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम। इसके बाद क्या आएगा जी? इसके बाद आएगा जी कैपिटल गेन्स की इनकम। अच्छा जी, ठीक है जी। इसके बाद क्या आएगा जी? इसके बाद आएगा अदर सोर्सेज की इनकम। और मेरे बच्चे, जब हम इन सबको ऐड 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 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, जिससे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं GTI। GTI। दोस्तों ध्यान देना, ये वो अमाउंट नहीं होता जिसके ऊपर टैक्स पे होगा या कैलकुलेट होगा। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए तो हमें यहां से लेस करना होगा। क्या लेस करेंगे? यहां से हम लोग लेस करेंगे डिडक्शंस। डिडक्शंस मेरे बच्चे, हमारे सिलेबस में पूरा एक चैप्टर है डिडक्शंस का, पूरा एक चैप्टर है। ये 6 मेन चैप्टर हमारे सिलेबस के हैं। कौन कौन से 6 मेन चैप्टर? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, डिडक्शंस। ये 6 मेन चैप्टर्स हैं हमारे। डिडक्शंस को जब हम लोग यहाँ पे लेस करेंगे तो डिडक्शंस को लेस करने के बाद हमारे पास जो बचेगा उससे हम लोग नाम देंगे टोटल इनकम, जिसे शॉर्ट में TI भी कहते हैं और कई बार इसे टैक्सेबल इनकम भी कहा जाता है। तो चाहे आप टोटल इनकम नाम दे देना, चाहे आप टैक्सेबल इनकम नाम दे देना, कुछ भी नाम दे देना, लेकिन ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। अब मन में प्रश्न आया कि साहब ये डिडक्शंस किस चीज़ के डिडक्शंस होंगे? तो मेरे बेटा ध्यान रखिएगा, डिडक्शंस किस चीज़ के दिए जाते हैं? डिडक्शन दिए जाते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए, जिसमें से एक पर्पस है सेविंग्स को इंकरेज करना। मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया था, ज़रा सोचना, मन में सोचना, मन में सोचना, जब आपने बैंक में जाके फिक्स्ड डिपॉजिट्स कर दिया, बैंक FD में पैसा जमा करवा दिया, तो क्या आपने अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स करी है? आंसर इज यस।
और जरा अब सोचो, क्या सेविंग्स को इंकरेज करना चाहिए या डिस्करेज करना चाहिए? हाँ, ठीक सोच रहे हो, इंकरेज करना चाहिए। मतलब सेविंग्स इंकरेज कैसे होंगी? क्या सेविंग्स को इंकरेज करने के लिए जितना पैसा सेविंग्स में इन्वेस्ट किया उसे टैक्सेबल कर दें तो वो इंकरेज होगा, या उसे टैक्स से छूट दे दें तो वो इंकरेज होगा? ठीक सोच रहे हो, टैक्स से छूट मिलेगी तो वो इंकरेज होगा। टैक्स से छूट कैसे दें? सरकार ने कहा कि ये जो डिडक्शंस है, ये डिडक्शंस को हम आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस कर देंगे। जब ये डिडक्शंस यहाँ से लेस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। जब ये इनकम आपकी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। सो टोटल इनकम कैलकुलेट करते समय डिडक्शंस के अमाउंट को लेस किया जाएगा। कहां से लेस किया जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस किया जाएगा। डिडक्शंस किस चीज के मिल सकते हैं? डिडक्शंस के लिए क्या क्या हमारे पास एग्जाम्पल हो सकते हैं, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे लिस्ट बना के दे रहा हूँ। ये कंप्लीट नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए है ताकि हम लोग अपनी क्लास को थोड़ा सा, टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकें। बच्चे ध्यान देना, डिडक्शंस में जैसे एक सेक्शन हम लोग करेंगे 80C, खुदा का वास्ता है ब्रैकेट में लगा देना, ब्रैकेट लगाने पे वो बन जाता है सब सेक्शन। ये सब सेक्शन नहीं, ये प्रॉपर सेक्शन है 80C। तो 80C में सेविंग्स का अमाउंट इंकरेज किया जाता है और इसमें मैक्सिमम 1,50,000 रुपये तक की आप सेविंग्स का बेनिफिट ले सकते हैं। मेरे बेटा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप 1,50,000 रुपये तक की ही सेविंग करोगे, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। जितनी मर्जी सेविंग्स करो, 2 लाख की करो, 6 लाख की करो, 5 लाख की करो, 10 लाख की करो, लेकिन टैक्स पे छूट मिलेगी वो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी, इससे ज़्यादा की छूट आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों ने ज़रूर, अच्छा, सेविंग्स में भी क्या क्या आ सकते हैं, कहाँ पे सेविंग्स कर सकते हैं? सेविंग्स में हम लोग कहाँ पे सेविंग्स कर सकते हैं उसका भी तरीका है। जैसे सेविंग्स के अंदर अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक एग्जांपल हमारे पास आ गया बैंक फिक्स डिपॉजिट्स का, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था। दूसरा एग्जांपल हो सकता है पीपीएफ का, सबने सुना होगा पीपीएफ के बारे में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आप पीपीएफ के अंदर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करवा सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, जैसा अभी एग्जांपल हम लोगों ने किया था, आप लाइफ इंश्योरेंस के लिए पैसा जमा कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस प्रकार से तमाम और वो तरीके हैं सेविंग्स करने के। हम लोग इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे डिडक्शंस का चैप्टर जब होगा। मैं उसकी जब वीडियो रिकॉर्डिंग्स करूंगा तो मैं आपको उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। अभी तो एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम लोग सिर्फ। इसके बाद एक और सेक्शन हमारे पास आता है 80D का, जहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का आप डिडक्शन ले सकते हैं और उसके लिए मैक्सिमम लिमिट अप्लाई होती है 25,000 रुपये की। एनुअल लिमिट है, ये एनुअल लिमिट है, ये 1,50,000 भी एनुअल है, ये 25,000 रुपीज़ भी एनुअल है। इसी प्रकार से मेरे बेटा एक सेक्शन आएगा 80G का। 80G में डोनेशंस जो दिए जाते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, डोनेशंस। और डोनेशंस में हालांकि कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, नो मैक्सिमम लिमिट। तो आप जितना भी पैसा दान करेंगे वो सारा का सारा पैसा आपका डोनेशंस का क्वालिफाई करेगा डिडक्शंस के लिए। दैट मीन्स सेविंग्स का पैसा है, यहाँ पे ऊपर लेस कर देंगे, मेडिकल इंश्योरेंस है तो ऊपर लेस कर देंगे, आपने डोनेशंस दिए हैं तो ऊपर लेस कर देंगे। इस प्रकार से ये सारे डिडक्शंस यहाँ पे लेस हो जाएंगे। लेस करने के बाद टोटल इनकम बचेगा। एक और चीज़, बड़ा कॉमन सा पॉइंट हमारे पास आएगा 80TTA। 80TTA ध्यान से सुनना। पहली चीज़ याद रखना, इन सेक्शंस का कोई फुल फॉर्म नहीं होता। हम लोग बहुत सारे ऐसे सेक्शन करेंगे। 115 BBDA, 80TTA, इन सेक्शंस का कोई फुल फॉर्म नहीं है। मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर 80TTA का फुल फॉर्म क्या है? कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये सेक्शन है, अपने आप में एक सेक्शन है।
तो याद रखिएगा 80 TTA सेक्शन में आपको किस चीज का डिडक्शन मिलेगा। आप सभी स्टूडेंट्स के पास किसी न किसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट जरूर होगा। सेविंग्स अकाउंट कहा मैंने, करंट अकाउंट नहीं कहा मैंने। सेविंग्स अकाउंट में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, बैंक में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो बैंक आपको उसके ऊपर देता है इंटरेस्ट। आप जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। और हमारी सरकार चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करो, ज्यादा से ज्यादा पैसा इंटरेस्ट का कमाओ। जब आप इंटरेस्ट कमाओगे तो वो इंटरेस्ट का पैसा यहां पे डिडक्शन के तौर पे क्वालिफाई करेगा। तो लिख देता हूं यहां पे सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट, सेविंग्स बैंक अकाउंट इंटरेस्ट, और इसके लिए मैक्सिमम 10,000 रुपये पर एनम का आपको डिडक्शन मिलेगा। नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा बन जाता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात बन जाती है। 80 TTA का जो इंटरेस्ट होगा, सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट होगा, ये इंटरेस्ट आप पहले ऐड करोगे इनकम कैलकुलेट करते समय अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और जितना पैसा आप पहले ऐड करोगे वो पैसा आप नीचे टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते समय लेस कर दोगे। अब आप सोचोगे साहब ये क्या बात हुई कि पहले ऐड करूंगा फिर लेस करूंगा। हाँ मेरे बेटा, ऐसा ही करना है, ये काम करने का एक तरीका है, ये काम करने का एक सिस्टम है। कैसे होगा, ये सारी चीजें कैसे होंगी, आइए मेरे बच्चे हम लोग टोटल इनकम की परिभाषा से पढ़ते हैं, टोटल इनकम के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके इसको और अच्छे से सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा, टोटल इनकम की परिभाषा दी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में। क्या लिखा है? टोटल इनकम मीन्स, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, टोटल इनकम मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ द इनकम विच इज कंप्यूटेड बाय रिड्यूसिंग, रिड्यूस का मतलब होता है लेस कर देना, बाय रिड्यूसिंग डिडक्शंस। क्या लेस करना है? डिडक्शंस को लेस करना है। कहां से लेस करना है? डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम लोग डिडक्शंस को लेस कर देंगे तो डिडक्शंस को लेस करने के बाद जो बचेगा उसे बोलते हैं टोटल इनकम। इन अदर वर्ड्स, फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम सर्टेन डिडक्शंस आर गिवन अंडर सेक्शन 80C to 80U एंड बैलेंस इनकम आफ्टर डिडक्शंस इज व्हाट वी कॉल टोटल इनकम। तो आप जो चीज आपने अभी रजिस्टर में लिखी थी, इनफैक्ट वो रजिस्टर में नहीं लिखनी चाहिए थी, हमें तो यहाँ पे लिखनी चाहिए थी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले GTI कैलकुलेट करेंगे। 5 हेड्स की इनकम को GTI बोलते हैं, और इस GTI में से हम लोग लेस करते हैं डिडक्शंस। और डिडक्शंस के लिए सेक्शन क्या यूज करेंगे? 80C से लेके 80U तक के बहुत सारे सेक्शंस हैं, और पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर करवाऊंगा मैं आपको इसका। और ये जब आप लेस कर दोगे तो इसको लेस करने के बाद बचेगा TI। TI का मतलब है टोटल इनकम, या U में से टैक्सेबल इनकम। अब डिडक्शंस कौन कौन से लेस हो सकते हैं? डिडक्शंस के हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? डिडक्शंस के लिए पहली चीज मैंने आपको बताई थी, सेविंग्स आप करें। 80C सेक्शन में आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपने डोनेशंस दी हैं तो डोनेशंस के लिए सेक्शन यूज होगा 80G, और कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। इसी प्रकार से आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर आपने पैसा खर्च किया, उसके लिए सेक्शन 80D अप्लाई होगा। मैक्सिमम लिमिट कितनी अप्लाई होगी? 25,000 रुपए की। मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था। कौन सा एग्जांपल दिया था? मैंने आपको कहा था सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट कमा लो। वो इंटरेस्ट पहले ऊपर GTI कैलकुलेट करते समय ऐड होगा, और बाद में आप उसे नीचे जाके लेस कर दोगे। मैक्सिमम कितना लेस करोगे? 10,000 रुपए तक का लेस कर पाओगे। एक और आपको बता देता हूं, रेंट फॉर हाउस। अगर आप किसी किराए के मकान में रहते हैं, हो सकता है आप में से कोई किराए के मकान में रहता हो,
अगर आप किसी किराए के मकान में रहते हैं तो किराए के मकान में रहने की वजह से आपको 80GG नाम के सेक्शन का डिडक्शन मिलता है, एंड दिस डिडक्शन इज मैक्सिमम ऑफ 5,000 रुपये पर मंथ। 5,000 रुपये पर मंथ का मैक्सिमम डिडक्शन सरकार दे रही है, साल का 60,000 रुपये का डिडक्शन आपको मिल रहा है। दोस्तों, इस प्रकार के डिडक्शंस और भी बहुत सारे हैं। जब आप ये डिडक्शंस लेस करोगे तो डिडक्शंस लेस करने के बाद जो बचता है उससे हम लोग बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। जैसे एक एग्जांपल हम लोग करें, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिया हुआ है, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर जे। आपसे कहा जा रहा है कि आप मिस्टर जे की टोटल इनकम कैलकुलेट कीजिए। सैलरी इनकम है 10,000 रुपये पर मंथ, बिजनेस इनकम है 3,234,000 रुपये पर एनम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम 2,40,000 रुपये पर एनम, कैपिटल गेन 7,80,000 रुपये, लॉटरी की इनकम 1,00,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 13,500 रुपये, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट किया 50,000 रुपये। आपने इस डाटा को यूज़ करते हुए इसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है मिस्टर जे की। आइए बेटा स्टार्ट करें। मिस्टर जे की टैक्सेबल इनकम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज आवर इलस्ट्रेशन नंबर 3 which is given on page 10। आप हेडिंग जरूर देंगे, बिना हेडिंग के काम कभी नहीं करेंगे। तो हेडिंग में आएगा कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, या यू में से टोटल इनकम, कुछ भी कह लीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम या कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर जे। मिस्टर जे के लिए कैलकुलेशंस हम लोग कर रहे हैं। डाटा आपके सामने है। सैलरी की इनकम कितनी है जी? 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी की इनकम है 1,20,000 रुपये। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपको बताई गई है, लिखी गई है 2,40,000 रुपये पर एनम है, तो हमने भी 2,40,000 रुपये पर एनम लिख दिया। बिजनेस इनकम आपको बताया गया है। बिजनेस इनकम कितना बताया गया? बिजनेस इनकम बताया गया 3,00,234। बिजनेस इनकम के बाद आपको बताया गया है इनकम कैपिटल गेन्स का। कैपिटल गेन्स की इनकम कितनी है? कैपिटल गेन्स की इनकम है 7,80,000 रुपये। कैपिटल गेन्स के बाद आपको बताया गया है इनकम अदर सोर्सेस का। अदर सोर्सेस में कौन सी इनकम आती है? हमारे इस एग्जांपल में अदर सोर्सेस में 2 इनकम आएंगी। एक आएगा लॉटरी की इनकम। लॉटरी की इनकम गिवन है, कितनी इनकम गिवन है लॉटरी की? 1,00,000 रुपये। उसके बाद लॉटरी के अलावा एक और इनकम गिवन है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट। याद रखना, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट का डिडक्शन मिलता है, लेकिन डिडक्शन लेने से पहले आपको उसको एज एन इनकम तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपने पैसा कमाया है। तो जो आपने इनकम कमाई है 13,500, ये आप पहले यहां पे ऐड कर देंगे। इनकम कमाई आपने, इसको ऐड करके अब आप जब इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी? आपके पास आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। अब आप इन सबको ऐड करो, यू विल गेट ग्रॉस टोटल इनकम। मेरे पास कैलकुलेटर है, आप भी कैलकुलेटर यूज कीजिएगा। 1,20,000 जमा 2,40,000 जमा 3,234 रुपये जमा 7,80,000 रुपये जमा 1,00,000 रुपये जमा 13,500 रुपये, टोटल आ गया 15,53,734। 15,53,734 is the amount of gross total income। अब यहां से लेस किया जाएगा, लेस डिडक्शंस लेस होंगे। कौन कौन से डिडक्शन लेस होंगे? पहला, सेक्शन 80C में सेविंग्स करी हैं इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF।
आपको बताया गया है कि जितना पैसा उसने अपनी ज़िंदगी में कमाया, पूरे साल में कमाया, उसमें से 50,000 रुपये उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट कर दिया। तो 50,000 रुपये का पब्लिक प्रोविडेंट फंड आप यहाँ पे लेस कर दें। तो जितना पैसा उसने कमाया, वो पैसा में से कुछ पैसा उसने पीपीएफ में इन्वेस्ट कर दिया, वो लेस कर दिया हम लोगों ने। आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ये पैसा ऊपर ऐड क्यों नहीं किया आपने? तो मैं आपको उसका जवाब दे देता हूं। ये पैसा ऑलरेडी इसमें से ही यहां पे इन्वेस्ट किया गया होगा। तो जो सैलरी का पैसा कमाया उसमें से यहां पे पैसा इन्वेस्ट किया, या जो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट कमाया उसमें से इन्वेस्ट किया, या बिजनेस में से इन्वेस्ट किया, या कैपिटल गेन के पैसे में से इन्वेस्ट किया। कहने का मतलब कि जो पैसा यहां ऊपर लिखा हुआ है उसी में से कुछ पैसा उसने सेव किया, उसको हमने यहां पे लेस कर दिया। दैट मीन्स ये पैसा 50,000 रुपये ऑलरेडी ऊपर एडेड है और हम लोग बाद में उसे यहां पे लेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ में बेटा एक और चीज़ आपको यहाँ पे लेस करनी होगी, और वो होगा सेक्शन 80TTA, इंटरेस्ट ऑफ सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट, सेविंग्स अकाउंट का कितना इंटरेस्ट? याद रखना, कमाया था 13,500, लेकिन मैक्सिमम जो डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, वो मैक्सिमम डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं 10,000 रुपये का। मैक्सिमम, आप इससे ज्यादा डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। अब आपने कमाया था ग्रॉस टोटल इनकम में 15,53,734 रुपए, जिसमें से आप डिडक्शन क्लेम करेंगे 80C का 50,000 रुपए का, 80TTA का 10,000 रुपए का। यहां पे अक्सर स्टूडेंट्स में से पूछते हैं, क्या सर हम लोग सिर्फ एक ही सेक्शन का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं या बहुत सारे सेक्शंस का ले सकते हैं? तो बेटा आपको क्लैरिफाई कर सकता हूं, आप बहुत सारे सेक्शंस का डिडक्शन ले सकते हैं। नॉट नेसेसरली एक ही सेक्शन का, बहुत सारे सेक्शंस का आप डिडक्शन ले सकते हैं। सो आपने ये कॉपी कर लिया होगा। 60,000 रुपीज़ का डिडक्शन है, हम लोग इसको लेस करेंगे तो हमारे पास, इसको लेस करने के बाद क्या आ जाएगा? इसको लेस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा टोटल इनकम, और मेरे बेटा यू में से टैक्सेबल इनकम। आप कुछ भी कहें, टोटल इनकम कहें या टैक्सेबल इनकम कहें, आप 60,000 रुपये यहाँ से लेस करेंगे तो ये जो टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम होगी, दिस विल बी 14,93,734। अच्छा जी, ठीक है सर, ये तो हमें समझ आ गया। अब मेरे बेटा इस वीडियो क्लिपिंग का आखिरी कंसेप्ट, सब पार्टिसिपेट करना, सब सोचना, सब अपने मन में जवाब देना। क्या इस पूरी फिगर के अंदर ये लास्ट डिजिट क्या टेंस के मल्टीपल्स में है? क्या ये टोटल टेंस के मल्टीपल्स में है? आंसर इज नो। तो ध्यान रखना मेरे बेटा, चीजों को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए सरकार ने मल्टीपल्स ऑफ 10 में राउंड ऑफ करने के लिए हम लोगों को बताया है। तो जब कभी भी ये ऐसी अटपटी सी फिगर हो तो आप इस फिगर को हमेशा मल्टीपल्स ऑफ 10 में राउंड ऑफ करोगे, हमेशा। अगर टेंस के मल्टीपल्स में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको करना होगा। तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे, लिखेंगे मेरे साथ साथ में, राउंडेड ऑफ, राउंडिंग ऑफ या राउंडेड ऑफ कुछ भी कह लीजिए। राउंडिंग ऑफ आपको दो चीजों का करना होगा मेरे बेटा। आपको टैक्सेबल इनकम और यू में से टोटल इनकम, आप कुछ भी कह लीजिए, जो भी आप नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं। टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम को राउंड ऑफ किया जाता है। और इसी प्रकार से कुछ वीडियो क्लिपिंग्स के बाद आपको मिलेगा, चैप्टर नंबर 3 में आपको मिलेगा टैक्स लायबिलिटी। जो टैक्स लायबिलिटी है, आप उस टैक्स लायबिलिटी को भी राउंड ऑफ करोगे, हमेशा राउंड ऑफ करोगे, टैक्स लायबिलिटी को भी राउंड ऑफ करोगे, टैक्सेबल इनकम को भी, दोनों चीजों को राउंड ऑफ करोगे।
जब आप टैक्सेबल इनकम को राउंड ऑफ करोगे तो सेक्शन आएगा 288A। जब आप टैक्स लायबिलिटी को राउंड ऑफ करोगे तो सेक्शन आएगा 288B। बेटा आपने ब्रैकेट्स नहीं लगाने हैं, बिना ब्रैकेट के A लिखना है, बिना ब्रैकेट के B लिखना है। दोनों सिचुएशन में आप राउंड ऑफ करते हैं हमेशा राउंडिंग ऑफ इन मल्टीपल्स ऑफ ₹10। आप हमेशा 10 के मल्टीपल्स में राउंड ऑफ करोगे, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है बेटा। यही चीज यहां पे आप करेंगे। ऊपर वाला एग्जाम्पल के अंदर हमारा आंसर क्या रहेगा? ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर हमारा आंसर आएगा 14,93,734 विल बी राउंडेड ऑफ एज 14,93,730। 14,93,730 रुपए विल बी द लास्ट फाइनल आंसर। और ये बात हमने यहाँ पे लिखी भी हुई है। आइए बच्चे एक बार जल्दी से सेक्शन 288A जो दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। राउंडिंग ऑफ द टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम 288A, द अमाउंट ऑफ टोटल इनकम शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट ऑफ ₹10। 10 के मल्टीपल्स में आपने राउंड ऑफ करना है। 288A सेक्शन, यही बात मैंने भी आपको यहाँ पे बताई है। 10 के मल्टीपल्स में आपने इसको राउंड ऑफ करना है। दोस्तों इस पूरी क्लिपिंग के अंदर हम लोगों ने GTI टैक्सेबल इनकम डिडक्शंस राउंडिंग ऑफ के बारे में चर्चा करी है। इस क्लिपिंग में यहाँ तक। बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नेक्स्ट क्लिपिंग में हम लोग असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बारे में बात करेंगे। टिल देन बाय बाय।